नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जब बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी को घेरने का प्रयत्न कर रही थी, वो वफ़ और यूएसए टैरिफ के बीच में सुधांशु त्रिवेदी जी को फंसाने का प्रयास कर रही थी, तब सुधांशु जी ने दिया करारा जवाब और उसमें प्रियंका मैडम की हुई बोलती बंद। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या का प्रयास हो रहा है। आप मुझे बताइए अमीश जी, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है? कि अभी 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जबकि पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए से बढ़ा दिया गया रातों रात, उस समय पर जब जनता को राहत की सांस मिलनी चाहिए थी? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, देश विदेशों के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, वो जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि टैरिफ, जो यूएस टैरिफ इंपोज हुआ है, वो किस तरीके से हमारे ट्रेड पे प्रभाव डाल सकता है। जनता को कॉन्फिडेंस में लिए हैं, नहीं लिए हैं? क्या हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भी बार पार्लियामेंट में टैरिफ के बारे में बात की है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बल्कि कॉमर्स मिनिस्टर को स्टार्टअप इंडस्ट्री को एनकरेज करने की बजाय महाकुंभ में जाकर कहते हैं क्या जिंदगी भर दुकानदार बने रहोगे, चाइना को देखिए। अरे चाइना जैसा आप सपोर्ट भी तो करिए, पॉलिसी से सपोर्ट करिए, फंडिंग से सपोर्ट करिए। आज देश के 80 लाख लोग राशन पे निर्भर हैं, रोजगार कहां है? तो मैं मानती हूं कि मेरे देश में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए, पर हमारी जो प्राथमिकता है, जनता से जुड़ी हुई प्राथमिकता है, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जिस दिन यूएस के टैरिफ रोल आउट हुए थे, उस दिन रात के 3 बजे तक हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट को लेकर। मैं उम्मीद कर रही थी कि कुछ हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने इस कदम उठाए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, क्या वहां के ट्रेड सेक्रेटरी से बात हुई है और कैसे हमें राहत मिलेगी, पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो बस यही है कि पटरी पे लाने के लिए वो डिरेलमेंट जो होता रहता है ना, उसको काबू में लाना जरूरी है। तो सुधांशु जी, विपक्ष के अनुसार तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपका वक्फ पे ज्यादा ध्यान है, टैरिफ पे कम है। क्या आपको लगता है कि ये आपका भी सियासी धर्म संकट है? क्योंकि मैं ऑपोजिशन जो बात बोलती है उसको कोट कर रहा हूं कि बीजेपी मुद्दों को इसलिए भटकाती है कि उनको पॉलिटिकल फायदा हो सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहीं पे समझ में आता है कि विपक्ष की सोच और समझ क्या है। टैरिफ को लेके पूरी दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है कि क्यों हो रहा है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया के एक स्टॉक एक्सचेंज बताइए जिसमें क्रैश रहा हुआ हो पिछले 48 से 72 घंटे में। चाहे जापान का नेकेई हो, चाहे हांगकांग का हैंगसेंग हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे ब्रिटिश मार्क हो, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स हो, हमारा 3.4% गिरा है। आपको पता है हैंगसेंग तो 13.5% गिरा है, 15% तक जापान का गिरा है। और अकेले अमेरिका में $7 ट्रिलियन डूबा है, 420 लाख करोड़। भारत में 17 लाख करोड़ रुपए। भाई इसके बाद भी किसी को लगे कि समझाने की जरूरत हो। मजे की बात यह है कि वो पार्टी का है जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं, विदेश घूम घूम के खूब भारत के बारे में प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर क्या। इसके लिए कहा जाता है अमित जी, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, समझो क्यों ना समझ है। तो ना समझ को कैसे समझाया जा सकता है? अब रही बात इसकी, तो ना समझ कौन है? अब मैं एक सीरियस बात बता दूं। देखिए, टैरिफ्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाने का निर्णय लिया। सिर्फ भारत पे नहीं, सारा दोष ये लोग मोदी जी की गवर्नमेंट को दे, 60 देशों पे लिया है। और चाइना को तो भी थ्रेटन किया है 50% लगाएंगे। हमारा उनके सामानों पे टैरिफ है 52%, उन्होंने 26% लगाया। 2 चीजों में हम चाह रहे थे कि हमें छूट मिल जाए, एक फार्मास्यूटिकल और एक एग्रीकल्चर। फार्मास्यूटिकल में उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अगर आपने कल का ही डिटेल पढ़ा हो तो यह आएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% है। सबसे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, $9.8 बिलियन अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बता रहे हैं, इसको एक लाइन में बता रहे हैं। होता क्या है कि दुनिया में जलजला आ गया है, ठीक, मगर उसके बाद भी अगर अपना जहाज हिल भी रहा है ना, कहें जहाज के कैप्टन की गलती, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए, वो मत देखो भाई, वो पलट गए तो क्या हुआ, वो सुनामी आ गई है समुद्र में, मत देखो, देखो हमारा जहाज क्यों हिल रहा है, कैप्टन दोषी है। इस मानसिकता से जब चलेंगे तो देश में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। और जहां तक इसकी बात कहूं, जहां तक वक्फ की बात है, तो ये ईमानदारी से एक प्रयास है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, गरीब मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, वक्फ बोर्ड भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर, 39 लाख एकड़ जमीन है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, छोड़ दीजिए बाकियों के लिए क्या है, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है क्या इस जमीन में? कहीं एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है? कोई मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है? गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कुछ बनाया है? बाकी तो छोड़ो, अरे मंदिरों में तो भंडारा चलता है, गुरुद्वारों में लंगर चलता है, किसी को मुफ्त में 2 टाइम का खाना भी मिलता है। राम जन्मभूमि 2.77 एकड़ लैंड, 3000 करोड़ रुपए की अब तक इनकम है, 400 करोड़ जीएसटी दे चुके हैं, 39 लाख एकड़ लैंड और इनकम 166 करोड़, सरकार को 0।
अब आप उसके बाद समझ लीजिए कि उसके बाद भी ये कहते हैं कि कुछ देने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ समझने के लिए जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सिर्फ ये बता दें गरीब जी, मुसलमानों के लिए जी, किया जी, क्या है। वो कमेंट करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बताया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। अब रही बात वक्फ को लेकर, जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब इट्स अ वेरी एनकम्पेसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। मैं बात कर रहा हूं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राहुल गांधी के प्रभाव से बचने का प्रयास करें जो इस तरह की चीजों में आते हैं। राहुल गांधी के आप खूब पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी मैं आपको बताना इस बार चाहता हूं। 99 ले आए हैं। देखिए, वक्त पे एक टेक्निकल बात बता, मैंने बोला इस बार पहली राहुल बात, गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इस बार 99 ले आए हैं वो। अरे राहुल गांधी जी तो किसी से भी अपनी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े। गुजरात में कहते हैं आधे हमारे हैं आधे बीजेपी के, हमारी पार्टी के अंदर क्या बताया जाए, छोड़िए वो बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वक्त में बहुत क्लियर है, मंदिरों की, मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वक्फ का उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो लैंड का मामला है वो मैनेजमेंट का विषय है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। इमरान मसूद कुछ काउंटर पॉइंट नहीं, अभी सुन ले पूरी बात। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 का मतलब इसमें नहीं है। अब सुनिए, 1993 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा मुतवली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 64 में कहा गया है। तो बहुत साफ बात है, इट्स लाइक कि जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मदर से, अब आप कहेंगे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमारी उसका होना चाहिए। भाई दिस इज लाइक अ माइनॉरिटी कमीशन, तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा मुसलमान नहीं हो सकता। तो इनकी ये उस मानसिकता से है कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता था, इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है। और एक बात मैं कह दूं फिर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकलते हैं। तो चलो आज का वीडियो हो गया ख़त्म। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।